अगर दुनिया में किसी देश को अपनी ही बर्बादी की स्क्रिप्ट खुद लिखने में महारत हासिल है तो वो कोई और नहीं बल्कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है। पाकिस्तान के बारे में एक कहावत बहुत मशहूर है, दुनिया के बाकी देशों के पास एक सेना होती है लेकिन पाकिस्तान में सेना के पास पूरा का पूरा देश होता है। और जब सेना ही देश को चलाने लगे तो अंजाम वही होता है जो आज हम और आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम नंदिनी सिंह है और आप देख रहे हैं हमारा खास शो ना पाकिस्तान। पाकिस्तान इस वक्त अंदर से पूरी तरह सुलग रहा है, गृह युद्ध की आग में जल रहा है और इस आग को भड़काने वाला कोई बाहरी दुश्मन नहीं बल्कि खुद वहां का जालिम मुनीर है और उसकी आर्मी। हालिया खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि वहां की जनता अब सिर्फ बुनियादी हक नहीं मांग रही बल्कि पूरी पाकिस्तानी हुकूमत और मुनीर की सेना की जड़ें हिलाने पर आमादा हो गई। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जैक ने अब इस आंदोलन को सिर्फ पीओके तक सीमित न रखकर पूरे पाकिस्तान में फैलाने का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। हालत की विडंबना देखिए, जिस पाकिस्तान ने सालों तक दुनिया के सामने कश्मीर कश्मीर का फर्जी रोना रोया, आज उसी के कब्जे वाले कश्मीर के लोग चीख चीख कर चिल्ला रहे हैं कि हमें इस कंगाली, तानाशाही और जुल्म की हुकूमत से आजादी चाहिए। जैक के कोर कमेटी सदस्य सरदार उमर नजीर कश्मीरी ने जो आंकड़े दुनिया के सामने रखे हैं उन्हें सुनकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाएगी। संगठन का दावा है कि पिछले महज 3 दिनों के भीतर जनरल आसिम मुनीर की खाकी वर्दी वाली फौज ने अपने ही निहत्थे नागरिकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर कम से कम 40 बेगुनाह लोगों को बेरहमी से मार डाला। और अगर पिछले 52 से 53 दिनों का हिसाब जोड़े तो यह आंकड़ा 100 के पार पहुंच चुका है। सोचिए, जो फौज अपने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए बनाई गई थी वो अपनी ही जनता को कीड़े मकोड़ों की तरह कुचल रही है। ये कोई फौज नहीं बल्कि वर्दी में छिपे गुंडों का एक ऐसा गिरोह बन चुका है जिसका काम सिर्फ अपने ही देश के लोगों का खून बहाना और तख्ता पलट का डर दिखाकर अरबों डॉलर का बजट हजम करना है। सरदार अरमान कश्मीरी, जो कि इस अवामी एक्शन कमेटी के एक और प्रमुख चेहरे हैं, उन्होंने अब पूरे इलाके में लोगों से एकजुट होने की पुरजोर अपील की है। उन्होंने सिर्फ पीओके ही नहीं बल्कि गिलगित बाल्टिस्तान, पुंछ, जम्मू, लद्दाख और पूरी कश्मीर घाटी के लोगों से कहा है कि वो अपने बुनियादी अधिकारों के लिए इस जालिम पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हों। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि यह आंदोलन किसी राजनीतिक पार्टी को कुर्सी पर बैठाने या किसी नेता को फायदा पहुंचाने का कोई चुनावी एजेंडा नहीं। ये लड़ाई तो इंसान के जिंदा रहने की सबसे बुनियादी जरूरतों के लिए है, जैसे वोट देने का सच्चा अधिकार, अस्पतालों में बेहतर इलाज, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, अदालतों में निष्पक्ष न्याय और सड़क, बिजली, पानी जैसे बुनियादी ढांचे। अब जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, जिस देश में जनता को आजादी के 75 साल बाद भी 2 वक्त की रोटी, पीने का साफ पानी, बच्चों के लिए स्कूल और सिर छुपाने के लिए न्याय ना मिले, वो देश दुनिया के नक्शे पर एक असफल राष्ट्र यानी फेल्ड स्टेट नहीं तो और क्या है। पाकिस्तान की हुकूमत और वहां के जनरलों ने जनता को सालों से सिर्फ भारत का डर दिखाकर बेवकूफ बनाया। वो कहते रहे कि हम भूखे पेट सोएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। आज नतीजा सबके सामने है, पेट पूरी तरह से खाली है, कटोरा हाथ में है, पूरी दुनिया में भीख मांग रहे हैं और अपनी ही जनता पर वही एटम बम धमकियां देने के लिए फौज को गोलियां चलवा रहे हैं। जासूसी और दमन का आलम यह है कि मुनीर आर्मी ने अपनी नाकामी और जुल्मों को छुपाने के लिए पूरे पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान में इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क और लैंडलाइन सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दी हैं। पूरे इलाके में ब्लैकआउट कर दिया गया है ताकि अंदर से कोई फोटो, कोई वीडियो या कोई खबर बाहर दुनिया तक ना पहुंचाती। जब भी कोई तानाशाही हुकूमत डरती है तो उसका पहला हथियार यही होता है, कम्युनिकेशन की डोर काट दो, सच बोलने वाले की जुबान बंद कर दो और अंधेरे में अपनी जनता का कत्लेआम करो। लेकिन मुनीर साहब और उनके चमचे ये भूल रहे हैं कि इंटरनेट बंद कर देने से जुल्म की कहानियां नहीं छुपती। आज का दौर 1970 का दौर नहीं है, जब 1971 में पाकिस्तानी फौज ने पूर्वी पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है, वहां लाखों बेगुनाह बंगालियों का कत्लेआम किया था, महिलाओं पर अत्याचार किए थे। तब भी उन्होंने सोचा था कि सच दब जाएगा, लेकिन नतीजा क्या हुआ? बांग्लादेश बना और पाकिस्तान के 90,000 बुज़दिल सैनिकों ने भारत के सामने घुटने टेक कर आत्मसमर्पण का
दुनिया का सबसे बड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया। आज इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। पीओके और गिलगिट में जो हो रहा है वो मुनीर आर्मी के लिए दूसरे 1971 का सरेंडर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जैक के नेताओं का कहना है कि इस्लामाबाद के मशहूर डी चौक पर जो धरना चल रहा था वो खत्म नहीं हुआ। उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक लॉन्ग मार्च को सिर्फ कुछ दिनों के लिए अस्थायी रूप से रोका है और वजह ये कि मुनीर आर्मी की गोलियों से जो बेगुनाह लोग जो मारे जा रहे हैं उनके जनाजे उठाए जा सके, उनका अंतिम संस्कार किया जा सके और जो सैकड़ों लोग अस्पतालों में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं उनका जैसे तैसे इलाज कराया जा सके। सरदार उमर नजीर कश्मीरी ने बहुत ही साफ लहजे में चेतावनी दी है कि अगर इन आंसुओं और खून के दौर के बाद यह आंदोलन किसी भी कीमत पर रुकने वाला नहीं है। यह आंदोलन अब पहले से 10 गुना ज्यादा ताकत, जुनून और संख्या बल के साथ दोबारा सड़कों पर उतरेगा और इस बार निशाना सिर्फ पीओके की कठपुतली सरकार नहीं बल्कि सीधे इस्लामाबाद में बैठे राजनेता और रावलपिंडी के जीएचक्यू में बैठे वो वर्दीधारी जनरल होंगे जो पूरे देश को अपनी जागीर समझते हैं। पाकिस्तान की निर्लज्जता का स्तर तो देखिए, इतने बड़े पैमाने पर कत्लेआम हो रहा है, सैकड़ों लोग घायल हैं, लोग सड़कों पर चीख रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान सरकार और उनकी फौज की तरफ से इस पर एक आधिकारिक बयान तक जारी करने की हिम्मत नहीं हुई। वो पूरी तरह से मौन धारण किए बैठे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो दुनिया के सामने ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ ऑल ओके है, लेकिन सच तो ये है दोस्तों कि पाकिस्तान की पोल पूरी दुनिया के सामने खुल चुकी है। ढोंग और पाखंड की जो चादर उन्होंने सालों से ओढ़ रखी थी वो अब तार हो चुकी है। आइए जरा इस बात की गहराई में चलते हैं कि आखिर पाकिस्तान इस मोड़ पर आकर कैसे खड़ा हो गया। पाकिस्तान की बुनियादी समस्या यह है कि उसने जन्म ही नफरत के आधार पर लिया था। जिस देश की नींव ही झूठे वादों, नफरत और कट्टरपंथ पर टिकी हो वो भला विकास और शांति की इमारत कैसे बना सकता है। पाकिस्तान की हुकूमत ने आजादी के बाद से लेकर आज तक अपनी जनता के भले के लिए एक काम नहीं किया। उन्होंने ना तो कोई बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई, ना विश्व स्तरीय अस्पताल बनाए, ना कोई बड़ा उद्योग खड़ा किया और ना ही अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। उन्होंने बस एक इंडस्ट्री चलाई और वो थी आतंकवाद की इंडस्ट्री। उन्होंने अपनी सरजमी पर आतंकी पाले, उन्हें ट्रेनिंग दी, उन्हें हथियार दिए और सोचा कि इन आतंकियों के दम पर वो भारत को नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन कुदरत का असूल बहुत सीधा है, आप जो बोएंगे वही काटेंगे। जो सांप आप दूसरों को डसने के लिए अपने आंगन में पालते हैं वो एक दिन पलटकर आपको ही डसता है, बल्कि निगल जाता है। आज वही आतंकवाद, वही कट्टरपंथ और वही बदहाली पाकिस्तान को खा रही है। आर्थिक मोर्चे पर पाकिस्तान का हाल किसी से नहीं छिपा। देश पूरी तरह से दिवालिया हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के दफ्तर के बाहर उनके प्रधानमंत्री कटोरा लेकर लाइन में खड़े रहते हैं। चीन से थोड़ा सा कर्ज मांगते हैं, फिर उस कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए सऊदी अरब से भीख मांगते हैं और फिर उस भीख को हजम करने के लिए किसी तीसरे देश के आगे हाथ फैलाते हैं। हालत ये हो चुकी है कि पाकिस्तान में आटा, दाल, दूध और चावल जैसी रोजमर्रा की चीजें अब जनता की पहुंच से बाहर हो चुकी है। पेट्रोल, बिजली के दाम आसमान छू रहे हैं। जब घर में बच्चों के खाने के लिए रोटी ना हो, जब बिजली का बिल भरने के लिए घर के बर्तन बेचने पड़े, तो फिर जनता सड़कों पर नहीं उतरेगी तो क्या करेगी। पीओके की जनता पूछ रही है कि जब हमारे पास बिजली पैदा करने के अपने प्राकृतिक संसाधन हैं, जब हमारी नदियों का पानी पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर हमें बिजली के लिए इतने भारी बिल क्यों भरने पड़े। हम अपने ही देश में गुलामों की जिंदगी क्यों जिए, हमारे संसाधनों पर रावलपिंडी के जनरलों का कब्जा क्यों हो। लेकिन पाकिस्तान की जालिम फौज के पास इन जायज सवालों का कोई जवाब नहीं। जब जनता रोटी मांगती है तो मुनीर आर्मी उन्हें गोलियां देती है। जब जनता बिजली मांगती है तो उन्हें जेलों में ठूस दिया जाता है। जब जनता अपने हक के लिए आवाज उठाती है तो उन्हें गद्दार और आतंकी घोषित कर दिया जाता है। पाकिस्तान की फौज का यह पुराना पैटर्न है, जो भी उनके खिलाफ बोले, जो भी उनके भ्रष्टाचार पर सवाल उठाए, उसे तुरंत देशद्रोही घोषित कर दो। लेकिन अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। पीओके की आवाम इस खोखले देशभक्ति के नाटक में आने वाली नहीं। उन्हें समझ आ गया है कि असली गद्दार वो नागरिक नहीं जो अपने बच्चों के लिए रोटी और स्कूल मांग रहे हैं, बल्कि असली गद्दार तो रावलपिंडी के जीएचक्यू में बैठे वो जनरल हैं, जो जनता के टैक्स के पैसों से विदेशों में आलीशान बंगले खरीद रहे हैं, पापा जॉन्स के पिज्जा आउटलेट के मालिक बन रहे हैं और अपने बच्चों को अमेरिका, ब्रिटेन में ऐश करवा रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर की स्थिति तो आज सबसे ज्यादा दयनीय बनी हुई है।
जब से वो आर्मी चीफ बने हैं, पाकिस्तान में एक के बाद एक बर्बादी के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान और टीटीपी वाले रोज पाकिस्तानी फौज के सिपाहियों को दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं। बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने मुनीर आर्मी का जीना हराम कर दिया है। उनके सैन्य काफिलों पर हमले हो रहे हैं, उनकी चौकियों को उड़ाया जा रहा है और चीन के सीपेक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे चीनी नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। अब आप खुद सोचिए, उत्तर में गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके सुलग रहा है, पश्चिम में खैबर पख्तूनख्वा में जंग छिड़ी हुई है, दक्षिण पश्चिम में बलूचिस्तान आजादी के नारे लगा रहा है और देश का मध्य भाग यानी पंजाब और सिंध कंगाली और राजनीतिक अस्थिरता की आग में जल रहा है। यानी चारों तरफ से पाकिस्तान की नापाक सरजमी पर तबाही का घेरा कसा जा चुका है और इस सबके बीच मुनीर साहब अपने वातानुकूलित कमरे में बैठकर टीवी पर अपनी झूठी तारीफें सुन रहे हैं और खुद को बहुत बड़ा रणनीतिकार समझ रहे हैं। बलूचिस्तान का उदाहरण ही देख लीजिए। दशकों से बलूच लोगों पर पाकिस्तान की सेना ने जो अत्याचार किए, उसका हिसाब आज तक चुकता नहीं हुआ। हजारों बलूच नौजवानों को जबरन गायब कर दिया गया, जिन्हें आज तक उनके परिवार वाले ढूंढ रहे हैं। बलूच महिलाओं को सड़कों पर घसीटा गया, उन पर लाठियां बरसाई गई, लेकिन बलूच जनता डरी नहीं। आज बलूचिस्तान में पाकिस्तान का झंडा फहराना भी मुनीर आर्मी के लिए मुश्किल हो चुका है। वही हाल अब पीओके का होता दिख रहा है। पीओके की जनता ने इतने सालों तक पाकिस्तान के हर झूठे वादे पर भरोसा किया। पाकिस्तान ने उनसे कहा था कि हम तुम्हें स्वायत्तता देंगे, हम तुम्हें विकास देंगे, हम तुम्हें आजादी देंगे, लेकिन हकीकत क्या निकली? हकीकत ये निकली कि पीओके को सिर्फ एक सैन्य कॉलोनी यानी मिलिट्री कॉलोनी बनाकर रख दिया गया। वहां के खूबसूरत पहाड़ों को नष्ट कर दिया गया, वहां के जंगलों को काट दिया गया, वहां के प्राकृतिक संसाधनों को लूटकर पंजाब यानी पाकिस्तान भेजा गया और वहां के स्थानीय लोगों को तीसरे दर्जे का नागरिक बनाकर रखा गया। जब भी पीओके का कोई नेता या नागरिक अपने हक की बात करता है ना, तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई उसे उठाकर ले जाती है और फिर उसकी लाश किसी गंदे नाले में मिलती है। क्या इसी को देश कहते हैं? क्या इसी को हुकूमत कहते हैं? ये देश नहीं, ये तानाशाही का खौफनाक अड्डा है, जहां सिर्फ बंदूकें और बंदूक की नोक पर लोगों को डरा कर रखा जाता है। लेकिन डर की भी एक सीमा होती है। जब डर खत्म हो जाता है तो फिर क्रांति का जन्म होता है और आज पीओके की गलियों में मुजफ्फराबाद से लेकर रावलकोट और कोटली तक जो क्रांति की लहर चल रही है, वो इसे खत्म हो चुके डर का नतीजा है। आज जैक का ये ऐलान कि आंदोलन को अब पूरे पाकिस्तान तक फैलाया जाएगा, मुनीर आर्मी के ताबूत में आखिरी कील साबित होने वाला है। जरा सोचिए, अगर पीओके के साथ साथ गिलगित, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लोग एक साथ सड़कों पर उतर आए, तो पाकिस्तान की बुज़दिल सेना कहां कहां गोलियां चलाएगी, कितने जेल भरेगी और कितने लोगों को गायब करेगी। पाकिस्तान की फौज की असली औकात यह है कि वो आम नागरिक और निहत्थे नागरिक पर तो बहुत बहादुरी से बंदूकें तान सकती है, लेकिन जब सामने से कोई असली ताकतवर दुश्मन आता है तो ये अपने हथियार डालकर पेट गीली करके भाग जाते हैं। इतिहास गवाह है दोस्तों कि पाकिस्तानी फौज ने आज तक दुनिया में एक भी जंग नहीं जीती। 1947 हो, 1965 हो, 1971 हो या 1999 का कारगिल युद्ध, हर बार इन्हें मुंह की खानी पड़ी और दुम दबाकर भागना पड़ा। इनकी पूरी बहादुरी सिर्फ अपने ही देश के बेगुनाह भूखे और निहत्थे नागरिकों पर चलती है, उनके ऊपर गोलियां चलाने पर चलती है। और देखिए, इस पूरे तमाशे के बीच पाकिस्तान के कठपुतली राजनेताओं का रवैया कितना घिनौना है। शहबाज शरीफ हो या उनका कुनबा, वो सिर्फ आर्मी चीफ की चापलूसी करने में व्यस्त है। उन्हें देश की जनता की चीखों से, पीओके में बहते खून से कोई लेना देना नहीं। उन्हें बस अपनी कुर्सी बचानी है और अमेरिका या चीन से मिलने वाली भीख का कुछ हिस्सा अपनी जेबों में डालना है। पाकिस्तान का लोकतंत्र एक ऐसा मजाक बन चुका है जिस पर दुनिया हंसती है। चुनाव वहां सिर्फ एक दिखावा नहीं होते, नतीजे रावलपिंडी के जीएचक्यू में तय होते हैं और जो भी नेता जनरलों की बात नहीं मानता उसे सीधे जेल में डाल दिया जाता है या देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान की ये कंगाली, ये तबाही और ये अंदरूनी जंग सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित रहेगी? बिल्कुल नहीं। जब कोई पड़ोसी घर जलता है तो उसकी चिंगारियां आसपास में घिरती हैं, लेकिन भारत पूरी तरह से सतर्क और मजबूत है। भारत की सीमाएं सुरक्षित है और हमारी सेना दुनिया की सबसे बेहतरीन और खूंखार सेनाओं में से एक है। भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा फहरा रहा है और पूरी दुनिया में अपना डंका बजा रहा है।
और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान आटे की बोरी के लिए आपस में लड़ रहा है और अपनी ही जनता पर बर्बरता से गोलियां चला रहा है। दोनों देशों के बीच का ये अंतर आज साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक तरफ भारत का स्वर्णिम भविष्य है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की अंधेरी बर्बादी। पीओके की जनता भारत के विकास को देख रही है। वो देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद कैसे एम्स, आईआईटी, आईआईएम बन रहे हैं, कैसे नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, कैसे चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बन रहा है, कैसे वंदे भारत ट्रेनें दौड़ रही हैं और कैसे लाखों करोड़ों टूरिस्ट बिना किसी डर के वहां घूम रहे हैं। पीओके के लोग अब अपने आप से सवाल पूछ रहे हैं, हम क्यों इस कंगाली और जुल्म वाले पाकिस्तान के साथ सड़ रहे हैं? हमारे कश्मीरी भाई बहन सीमा के उस पार भारत की तरक्की में और शांति की जिंदगी जी रहे हैं और हम यहाँ आटा और बिजली मांगने पर मुनीर आर्मी की गोलियां खा रहे हैं। यही वो दर्द और पछतावा है जो आज ज्वालामुखी बनकर पीओके में फूटा है। सरदार अरमान कश्मीरी और सरदार उमर नजीर कश्मीरी जैसे नेता आज पीओके की आवाम के गुस्से की आवाज बन चुके हैं। जब वो कहते हैं कि यह आंदोलन अब पाकिस्तान के हर कोने में फैलेगा, तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि पाकिस्तान ताश के पत्तों की तरह ढहने वाला है। बलूचिस्तान पहले ही अलग होने की राह पर है। सिंध में पश्तूनों और सिंधी राष्ट्रवादियों का गुस्सा उफान पर है। खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान अपना राज चला रहा है और पीओके भी पूरी तरह से हाथ से निकल चुका है। पाकिस्तान के पास अब ना तो पैसे बचे हैं, ना अनाज बचा है, ना कूटनीतिक साख बची है और ना ही अपनी जनता का भरोसा। उनके पास बची है तो सिर्फ कुछ पुरानी मिसाइलें और वो जनरलों का झूठा घमंड जो बहुत जल्दी चकनाचूर होने वाला है। मुनीर आर्मी जितना ज्यादा लोगों को मारेगी, जितनी ज्यादा गोलियां चलाएगी, यह आंदोलन उतना ही ज्यादा उग्र और हिंसक होता जाएगा। आप एक व्यक्ति को मार सकते हैं, 10 लोगों को मार सकते हैं, लेकिन जब लाखों लोग मरने मारने पर उतारू हो जाए तो फिर दुनिया की कोई भी फौज उन्हें नहीं रोक सकती। पाकिस्तान की मीडिया भी इस वक्त मुनीर आर्मी के खौफ से कांप रही है। वहां के टीवी चैनलों पर पीओके की हिंसा, 40 लोगों के कत्ल और सेना की बर्बरता की एक भी खबर नहीं दिखाई जा रही। वहां के एंकर्स और पत्रकार सिर्फ सरकार के बांटे गए बयानों को तोते की तरह रट रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया और डिजिटल दौर में सच को दबाना नामुमकिन हो चुका है। पीओके से आ रही तस्वीरें, वीडियो और ऑडियो क्लिप्स पूरी दुनिया के सामने मुनीर आर्मी की करतूतों का काला चिट्ठा खोल रही है। दुनिया देख रही है कि कैसे शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर सेना की गाड़ियां चढ़ाई जा रही हैं, कैसे घरों में घुसकर लोगों को पीटा जा रहा है और कैसे मासूम बच्चों तक को बख्शा नहीं जा रहा। मानवाधिकारों की बड़ी बड़ी बातें करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी पाकिस्तान के मामले में दोहरा रवैया अपनाते हैं। लेकिन अब जब आंकड़े 100 मौतों के पार पहुंच रहे हैं और पूरे क्षेत्र में हाहाकार मचा हुआ है, तो यूएन और दुनिया के बड़े देशों को भी पाकिस्तान के इस कत्लेआम का संज्ञान लेना पड़ेगा। अब आप कब तक एक परमाणु संपन्न देश में हो रहे इस नरसंहार पर आंखें मूंद कर बैठ सकते हैं? अगर पाकिस्तान में ऐसे ही गृह युद्ध चलता रहा तो उसके परमाणु हथियारों की सुरक्षा पर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा। सोचिए अगर वो हथियार वहां के उग्रवादियों या उग्र हो चुकी जनता के हाथ लग गए तो उसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि यही मुनीर आर्मी होगी। इतिहास में जब भी किसी देश की सेना अपनी ही जनता के खिलाफ युद्ध छेड़ती है तो उस देश का अंत बहुत बुरा होता है। सोवियत संघ ढह गया, यूगोस्लाविया के टुकड़े टुकड़े हो गए और पाकिस्तान खुद 1971 में एक बार टूट चुका है। लेकिन लगता है कि पाकिस्तान के जनरलों ने इतिहास की किताबों को कभी खोलकर देखा नहीं। वो अपनी ही पुरानी गलतियों को बार बार दोहरा रहे हैं और हर एक नए नतीजे की उम्मीद कर रहे हैं। इसे ही बेवकूफी की पराकाष्ठा कहा जाता है। जाते जाते मुनीर साहब और उनकी बुज़दिल फौज को सिर्फ एक ही सलाह है, जितना जुल्म ढाना है डालो, जितनी गोलियां चलानी है चला लो, लेकिन याद रखो जनता का सब्र जब टूटता है तो बड़े बड़े तानाशाहों के महल ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। मुअम्मर गद्दाफी का क्या हाल हुआ था, सद्दाम हुसैन को कहां से ढूंढा गया था और हाल ही में श्रीलंका और बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद नेताओं को कैसे जान बचाकर भागना पड़ा था, ये सब मुनीर साहब को अपने बेडरूम की दीवार पर लिख लेना चाहिए। पीओके की आवाम अब जाग चुकी है। 40 बेगुनाहों का खून बेकार नहीं जाएगा। 100 लोगों की शहादत पाकिस्तान की नापाक हुकूमत की ईंट से ईंट बजाकर रहेगी। यह आंदोलन अब सिर्फ राशन और बिजली की सब्सिडी का आंदोलन नहीं रहा, यह अब आजादी, आत्मसम्मान और मुनीर की तानाशाही से पूरी तरह निजात पाने का महा आंदोलन बन चुका है। तो दोस्तों, फिलहाल पाकिस्तान में तबाही का यह नया अध्याय शुरू हो चुका है। मुनीर आर्मी अपनी ही जनता के खून से अपने हाथ रंग रही है और देश गृह युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। आगे आगे देखिए होता है क्या पाकिस्तान के और टुकड़े होने वाले हैं,
क्या पीओके आखिरकार इस कंगाली के चंगुल से आजाद होने वाला है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तय है, पाकिस्तान की बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बहरहाल हमारी आज की इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है, क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा खास शो ना पाकिस्तान। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।